नमस्कार दोस्तों, सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। अपन स्टार्ट करते हैं आज यूजीसी नेट का एक शानदार पेपर जो आयोजित हुआ है आपके 9 जनवरी 2025 को। यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का पेपर बहुत शानदार पेपर है। हालांकि जैसा पैटर्न है यूजीसी नेट का वैसा थोड़ा सा कमजोर सा पेपर था, लेकिन अच्छा पेपर था, सीखने लायक पेपर था। और इस बार तो कट ऑफ भी बहुत ऊपर गई है। अपन इसको देखते हैं। इस पेपर में कई सारे मजेदार कॉन्सेप्ट है और थोड़ा अपने को सीखने को मिलेगा कि क्या कुछ नया तरीका हो सकता है यूजीसी नेट को पेपर को सॉल्व करने के। तो आइए अपन देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो अपना ये पहला सवाल आ गया है। क्या कह रहा है ये पहला सवाल कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। देखो यूजीसी नेट की पहली ट्रिक तो ये है कि क्वेश्चन को कितना छोटा किया जा सकता है, कि अगर अपन ने क्वेश्चन को छोटा कर दिया है तो फिर अपने को क्वेश्चन को दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। सबसे पहले अपने को इसमें से क्या आता है वो देखेंगे। सबसे पहले एक VO2 मैक्स है, एक है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, एक है आपका प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन, और एक है आपका प्रेशर ऑफ एल्यूलर ऑक्सीजन। ये चार चीजें अपने पास है। वैसे तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज के अनुसार से। क्यों? क्योंकि VO2 मैक्स क्या हो गई, ऑक्सीजन की कंजप्शन पर मिनट, यानी ऑक्सीजन की प्रति मिनट जो खपत होती है उसको क्या कहते हैं, VO2 कहते हैं। VO2 यानी एक में चार, एक और दो, अपने दो आंसर सीधे सीधे कट गए। क्वेश्चन कितने परसेंट पे आ गया भाई, 50% पे। अब दिक्कत ही नहीं है। अब देखो दूसरी चीज और देखोगे आप, अपने को जब पता है कि ये यहां से यहां मिल गया, अब अपन दूसरा देखते हैं। अब ये है P, ये है P, और यहां है दाब जो किसको है, प्रेशर को डिनोट करता है। तो एक चीज मैं बताऊं आपको, C से या तो 2 होगा या D से या 3 होगा। इसका मतलब एक तो नहीं आएगा, तो ये बचा हुआ कहां जाएगा भाई, इसमें। और जब अपन B को 1 में लगाएंगे, B1 किसमें है, B1, अपना आंसर तो यही निकल गया। इतना इजी होता है यूजीसी नेट में ऑप्शन मिलाना। अब वैसे भी देखो ये होता है कि जितना अपन जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो ये कहता है फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कि आपका कितना फ्रिक्शन है जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो। जैसे ऑक्सीजन का फ्रिक्शन कितना होता है भाई, 21%, क्योंकि वातावरण में कितनी होती है ऑक्सीजन, 21%। तो ये प्रेशर किसका है, प्रेशर ऑफ आपका इन्वायरमेंटल एंड। तो अब आपके इन्वायरमेंट से आपका प्रेशर कहां है, आपका प्रेशर है कोशिकाओं के मध्य की बाहर जो हवा जा रही है और कोशिकाओं में जो हवा जा रही है। तो ये हो गया C में 2, और आपका एल्यूलर तो साफ ही दिया हुआ है, A यानी प्रेशर। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही अपने को नहीं आनी चाहिए थी। आइए अपन देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसने जर्मनी में शिक्षा और खेलों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अपन देखते हैं सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, जर्मनी की। अब जर्मनी का इसमें से है कौन कौन, जॉन बेस्डो कहां से है भाई, जर्मनी से है। और नील्स बक कहां से है भाई, डेनमार्क से है सर। कहां से है, डेनमार्क से है। एडोल्फ जॉन कौन है भाई, प्रिंस है। और ये कहां के हैं भाई, एक देखो एडोल्फ स्पीच पूछे, अगर ये एडोल्फ स्पीच कर देता तो अपन कहां चले जाते, जर्मनी। लेकिन इसने क्या किया है, एडोल्फ जॉन, अपन कहां चले जाएंगे, स्वीडन। तो दूसरी बात है रोनाल्ड जोसेफ। अपन ने फिजिकल एजुकेशन के इतिहास में ये नाम अभी नहीं सुना है। ओके, वैसे तो ये एक हीरो का भी नाम है, रोनाल्ड जोसेफ। अब देखो सीधी सी बात है, बात कहां की कर रहा है, जर्मनी का। आंसर तो सीधे सीधे जॉन बेनार्ड बेस्डो निकल गया, फादर ऑफ जर्मनी फिजिकल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि इसने वहां पर एक विद्यालय स्थापित किया है जिसका नाम क्या है भाई, फिलैंथ्रोपिनम। क्या नाम है भाई, फिलैंथ्रोपिनम। ये स्कूल इसने
आपकी रूसो की विचारधारा पर परोपकारिता का स्कूल वो खोला है। और फिलोंथ्रोपियम का अर्थ क्या होता है भाई? मानव मित्र। तो सीधी सीधी क्या आ जाएगा भाई? इसका ए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने पास बहुत सारे सवाल है, बहुत बड़ा पेपर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामेट्रिक नमूना नहीं है? सबसे पहले अपन देखते हैं क्वासी रैंडम सैंपलिंग, बाइसियन सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बूट स्टेप सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ये अपने पास 5 ऑप्शन है। हालांकि मैं आपकी अलग से सारी जितनी भी जो जनरल आपकी रिसर्च की जो है क्लास है मैं यूट्यूब पे डालूंगा जरूर, लेकिन अपन देख लेंगे एक जो यहां पे लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप सैंपलिंग, ये सैंपलिंग नहीं होती है, ये क्या होती है? रीसैंपलिंग होती है। ये क्या होती है? ये एक किसकी भूमिका निभाती है? रीसैंपलिंग की। तो 4 किस किस में है? डी किस में? ये इसमें डी है तो ये कट गया, डी इसमें तो ये कट गया, ये कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी और ई। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका ए बी सी और ई हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, अपने को लिस्ट ए से लिस्ट अपने को बी मिलानी है। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल वो चीज होती है जिसमें कौन कब क्या करेगा, किस व्यक्ति के द्वारा कौन से समय में क्या किया जाएगा। कहां है ऐसा? एक डॉक्यूमेंट शोइंग व्हाट टू बी डन बाय हु। सीधी सी क्या हो जाएगा भाई? एक से ये तो ए में 4, ए में 4, ए में 4, आपका 3 और 4 कट गया। अब 2 की बात करते हैं। अब 2 की बात करें, सिलेबस क्या होता है? सिलेबस होता है किसी भी पाठ्यक्रम की आउटलाइंस या जो भी आप करवाना चाह रहे हो कंटेंट, उसकी आउटलाइन। तो क्या हो गया भाई सिलेबस? 1 में 3। ओके, आंसर अपना ए आ गया है। फिर उसके बाद में करिकुलम क्या होता है? जो आपकी संस्था आपको ऑफर्ड करती है। और उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं? जो छात्रों को प्रदान किए जाते हैं एक्सपीरियंस के माध्यम से। चलिए भाई ये आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है? किसी वस्तु की गति या आकार को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का नाम बताइए। वैसे तो इसके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। यह कह रहा है ऐसी क्या चीज है जो किसी वस्तु की गति या आकार को बदलने के लिए उपयोग की जाती है। अरे भाई, जब कोई वस्तु यहां है, अगर मुझे उसका आकार बदलना है या मेरे को उसकी स्थिति बदलनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा बल, मुझे लगाना पड़ेगा फोर्स। अगर कोई भी चीज जहां है वो वहीं रहेगी जब तक अपन फोर्स नहीं लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? किसी भी गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी के पोटेंशियल या किसी की स्थिति के अनुसार जो जनरेट होती है ऊर्जा, उसको क्या कहते हैं भाई? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में स्टैटिक एनर्जी क्या होती है? जो किसी की स्थिति के अनुसार या आकार के कारण या आकृति के कारण जो भी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। उसके बाद में अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों आपस में मिल जाए तो ये एक नई एनर्जी बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बिना समय लिए हुए। एक क्वेश्चन है बहुत तगड़ा है और ये क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन से है। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग के कारण होता है। मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग के कारण क्या होता है। सबसे पहले तो अपन कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग समझते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग, जो एथलीट लॉन्ग एंडुरेंस की या लंबी दूरी की जो दौड़ वगैरह या जो चीजें करते हैं उनको चाहिए होती है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। लाइक मैराथन वाले 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, ऐसे वाले जो एथलीट होते हैं या जिनकी जो ड्यूरेशन है गेम की वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, उनको किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की। ये लोग प्रतियोगिता से 3-4 दिन पहले से ये काफी ज्यादा कार्ब्स अपने शरीर में इंटेक करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। उसके बाद में ये क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन, मांसपेशियों के वजन में 25 किलोग्राम की दर से मांसपेशी में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। सही बात कह रहा है बिल्कुल। उसके बाद में 3 से 4 ग्राम पानी 1 ग्राम मांसपेशी ग्लाइकोजन के साथ एकत्रित हो जाता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद में 8 से 9 ग्राम पानी 1 ग्राम ग्लाइकोजन के साथ एकत्रित हो जाता है। ये भाई साहब ये बात है गलत। क्यों बात है गलत? क्योंकि 8 से 9 ग्राम पानी 1 ग्राम ग्लाइकोजन के साथ इकट्ठा नहीं हो सकता। उसके बाद में कुल
1 से 2 किलोग्राम पानी शरीर में एकत्रित हो जाता है जब अपन कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं, बिल्कुल हो जाता है। तो अपन अगर सी को यहां पे अगर 3 को अपन काटेंगे, यहां पे कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 का आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए? आप लोग भी किसी भी क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बता सकते हो। अपन क्वेश्चन संख्या 6 लेकर चल रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। तीसरे चरण में तकनीकी प्रशिक्षण की बात ये कर रहा है कि भाई थर्ड फेज में आप टेक्निक दोगे तो उसमें क्या क्या चीजें आपके सामने आएगी। बहुत मजेदार क्वेश्चन, अपने को पता होना चाहिए कि टेक्निक क्या होती है और वो टेक्निक के कितने चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। अपन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अपन लेके जाते हैं। जब अपन सिंपल से इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके अपन जाते हैं तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट कंडीशन। बात पहली सही कह रहा है और ये क्या चाहता है प्रश्न अपने से, ये चाहता है कि कौन सा चरण किस क्रम में होगा। ओके, दूसरा है इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन। अरे स्टार्टिंग में ही अपन कंपटीशन के पार्टिसिपेशन थोड़ी पढ़ा देंगे। उसके बाद में आइडियो मोटर ट्रेनिंग बाद का काम है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फीडबैक। फीडबैक देते हैं लेकिन फीडबैक स्टार्टिंग में अपन नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है, जो भी इससे स्टार्ट हो रहा है डी से, वो तो काटो, कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ओके, ये यहां पे डी है, यहां पे डी है और यहां पे डी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या होता है, अगर मुझे किसी को टेक्निक सिखानी है और उसका थर्ड फेज चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको डिफिकल्ट और डिफरेंट कंडीशन में वो चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, डेली रोड पे भाग रहा है, तो मैं आज उसके लिए डिफिकल्ट या डिफरेंट कंडीशन क्या है, उसको मैं हील पे दौड़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्थिति क्या होगी? 1। अगर जब मैं इसको 1 मान रहा हूं तो मेरे लिए ऑप्शन कितने कट गए भाई? सी वाला ये कट गया, सी वाला ये कट गया, तो पहले क्या आएगा? 1। अब मेरे पास बी या डी में से कोई ना कोई आंसर आएगा। क्वेश्चन कितने पे आ गया भाई? 50% पे। सेकंड चीज में क्या दूंगा, जब मैं ये दौड़ा रहा हूं, जब मैं डिफरेंट या डिफिकल्ट कंडीशन दे रहा हूं, तो मेरे लिए उसका क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। उसके दिमाग में वो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होना चाहिए। अगर जब मैं इसको दो मानता हूं, इस वाली चीज को मैं अगर 2 मानता हूं, तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि जब अपने को मूवमेंट को डेवलप हो गया तो अपन ई को सेकंड में, आंसर तो अपना आ गया लेकिन अपन पूरा समझेंगे इसको। आंसर तो 2 से आ गया और ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा यूजीसी नेट की क्वेश्चन के आंसर 2 से अपने निकल जाते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं अपन कि उसके बाद में नेक्स्ट क्या, उसके बाद में जब अपन मोटर का कॉन्सेप्ट, मोटर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट उसको समझा देंगे तो आगे क्या देंगे? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फीडबैक देंगे। ओके साहब, दे दिया। किस नंबर पे? पहले नंबर पे इसको हो गया, दूसरे पे इसको हो गया, तीसरे पे ये हो गया और चौथे नंबर पे क्या देंगे भाई? उसको इंक्रीज पार्टिसिपेशन। अब उसकी जो भी आदमी अकेला ट्रेनिंग कर रहा है 4-5 वो, तो अब क्या है, जो भी उसके गेम में या और स्थिति में क्या है, पार्टिसिपेशन की संख्या बढ़ जाएगी और लास्ट में अपन उसको इस तरह से करवाएंगे कि वो दिमाग में आइडियो मोटर ट्रेनिंग कर सके, मनोकल्पित ट्रेनिंग भी वो कर सके कि हाँ मुझे कल खेलना है, किस तरह से इसको परफॉर्म करना है या मैं ये टेक्निक मैं किस तरह से परफॉर्म करूंगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का, और ऐसे क्वेश्चन ही अपने बाद के जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे करते हैं। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है थकान एक विशिष्ट कारण से सही अनुक्रम पर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि थकान किस प्रकार से स्टार्ट होती है, कैसे मतलब एंड तक जाती है, उसको क्या करना है, उसको बताना है, उसके सही कर्म अपने को बताने। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या लगता है, जब अपन क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं, ऐसा नहीं टूटना। सबसे पहले समझना है ये क्या कह रहा है, क्या वार्मिंग अप पीरियड में अपने को थकान होती है, क्या प्रारंभिक उछाल में थकान होती है, या परिचय या अभ्यास में थकान होती है, या अंत में होती है, या थकान। अब करें तो करें किससे स्टार्ट? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, अरे भाई कोई भी चीज का इनिशियल पार्ट तो आएगा, प्रारंभिक पार्ट तो आएगा, इनिशियल स्पर्ट। कोई भी एक्सरसाइज करोगे, पहला कदम लोगे थकान का, वहीं से स्टार्ट। सबसे पहला तो क्या आ गया आपका
इनिशियल स्पर्ट आ गया, स्टार्ट यहीं से हो गई। अब जैसे मैंने इनिशियल स्पर्ट कर दिया, अब देखो क्वेश्चन भी देखना, जैसे आपको लगा बी फर्स्ट है तो बी किसमें फर्स्ट है, ओके, पहला क्या कट गया भाई, ये अपन क्वेश्चन को कितने परसेंट पे लिया है भाई, 75% पे, लेकिन अपना मोटिव अभी भी क्या नहीं हुआ भाई, पूरा नहीं हुआ। अब देखो थकान इसके बाद कैसे होती है, अगर मैंने पहला कदम बढ़ा दिया तो पहला कदम मैं किस में बढ़ाऊंगा, अरे वार्म अप तो करूंगा सबसे पहले, किसी भी गेम का मैं पहले क्या करूंगा, वार्म अप करूंगा, इससे पहले थोड़ी कुछ चीज करोगे, साफ कर लिए वार्म अप, दो तो मतलब बी के बाद में ए, बी के बाद में ए किस में आ रहा है, 1 और 2, ये भी क्या अपना क्वेश्चन कट गया। क्वेश्चन कितने परसेंट पे आ गया भाई, 50% पे। तीसरी चीज, आप वार्म अप करने के बाद में क्या करते हो, खिलाड़ी वार्म अप करने के बाद में क्या होता है, प्रैक्टिस और अभ्यास करता है किसी भी जो भी चीज का है, उससे क्या होता है, फैमिलियराइज होता है या उसका क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए अपने किसी भी क्रिया का परिचय या उसका क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। ओके सर, मान लिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अपने को होगी एक्चुअल थकान, उसके बाद में क्या होगी अपने को एक्चुअल थकान, और उसके बाद में लास्ट में अपनी ऐसी स्थिति आएगी कि बिल्कुल एंड स्पर्ट आ जाएगा कि इसके बाद तो कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल थाक के भाई बिठा दो हमको। तो अब क्या है भाई, डी आएगा सबसे 5वें में, आंसर क्या आ गया अपना, बी आ गया, आंसर क्या आ गया भाई अपना, बी आ गया। अब अपना 9th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2032 की ओलंपिक की मेजबानी करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोक्यो कब कराया है भाई, 2020 में। पेरिस कब कराया है भाई, 2024 में। लॉस एंजलिस कब होगा भाई, ये अमेरिका में है, 2028 में हो जाएगा। और ब्रिस्बेन किस में बचेगा भाई, ब्रिस्बेन 2032 में, ब्रिस्बेन 32 के ओलंपिक में ब्रिस्बेन आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं 2036 के ओलंपिक की सबसे ज्यादा संभावना कहां है भाई, अहमदाबाद, भारत इसके लिए फोर्सफुली बहुत बिड को अपनी को तैयार कर रहा है, हो सके 2036 के ओलंपिक भारत की इस पवित्र धरा पर देखने को मिल जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े खेलों के पर्व को आयोजन करवाना। उसके बाद में प्लेइंग थ्योरीज का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए भाई, ऐसे इस बार तो बहुत इजी वाला पेपर था। क्या पूछ रहा है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी, सबको पता है, 2 व्यक्तियों के नाम, हर्बर्ट स्पेंसर और वॉन सिचलर। सीधा सा है, 1 में 3, चारों में है, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद में पूछ रहा है रिकैप्सुलेटरी थ्योरी। अब रिकैप्सुलेटरी थ्योरी क्या होती है, पुनरावर्तन थ्योरी क्या होती है, इस पे भी बात करेंगे। उससे पहले भी आपको और इजी थ्योरी में देखोगे, एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी भाई, एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी भाई, ये है। और कैथार्टिक थ्योरी किसने दी, अरस्तु ने। अगर जब अपन अरस्तु को इससे मिलाएंगे तो सी में 4 किस में है भाई, सी में 4, ये तो 1 में ही रह गया। ये तो क्वेश्चन ही अपना किस पे आ गया भाई, 100% पे आ गया। लेकिन ये उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि भाई आपकी रिकैप्सुलेटरी थ्योरी किसने दी है, जी स्टेल ने, होल ने। और आपकी एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी, कार्ल ग्रूस ने। अब अपन बताते हैं कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले तो प्लेइंग थ्योरीज क्या है, प्लेइंग थ्योरीज ऐसी थ्योरीज होती है जो बताती है कि हम खेल क्यों खेलते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी दी हर्बर्ट स्पेंसर और आपके सिचलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति इस वजह से खेलता है क्योंकि उसके पास क्या रहती है, अतिरिक्त ऊर्जा। और अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सरप्लस एनर्जी। कोई भी आदमी रहता तो अपन उसको सरप्लस आदमी कहते हैं। वैसे ही क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा रहती, इसी वजह से खेलता है। जैसे कहते हैं, ये एग्जांपल देके बताते हैं कि जैसे बच्चे में ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो लंच के पीरियड में, फ्री पीरियड में वो खेलता है। जैसे अपने को पूरे हफ्ते काम कर लेते हैं, संडे को अपन खेलते हैं वीकेंड में। जैसे जिस प्रकार एक कुकर की सीटी होती है, जब ज्यादा अतिरिक्त एनर्जी हो जाती है तो सीटी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये सीटी के माध्यम से जैसे ऊर्जा निकल रही है, ये सीटी क्या किसमें है, ये सीटी एक खेल है। और दूसरी चीज रिकैप्सुलेटरी थ्योरी क्या कह रही है भाई, रिकैप्सुलेटरी थ्योरी कह रही है कि अपन जैसे थे पुराने जमाने में ऐसे थे तो वो अपने खेलों के माध्यम से वापस दिखता है। जैसे अपना फेंकना या क्रिकेट खेलना या फिर कूदना, भागना, दौड़ना, ये सारी क्रिया जैसे आज अपन जिस उम्र में आ गए पूर्व उम्र को जाकर जीते हैं। ये किसका उल्टा है भाई, एंटीसिपेटरी थ्योरी का। और एंटीसिपेटरी थ्योरी क्या करती है, पूर्व अनुमान बताती है आगे का भाई क्या हो सकता है। जैसे एक बच्चा गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है, आगे कोई डॉक्टर का खेल खेलता है, वकील का खेल खेलता है, तो अपन खेलों के माध्यम से उसके भविष्य का आईना भी कहते हैं। इसमें
क्या बताया है आपके काल गुरुस ने कि भाई खेल किसके आईना होते हैं? भविष्य के आईना भी खेल होते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? एक प्रकार का पाठ्यक्रम मॉडल नहीं है। पाठ्यक्रम को देखो सिलेबस नहीं कहते, करिकुलम कहते हैं। दोनों के लिए एक ही हिंदी शब्द यूज किया जाता है, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम मॉडल नहीं है। सबसे पहले मॉडल क्या होते हैं? कोई भी आदमी कोई भी मॉडल दे सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने इस ट्यूशन पे अगर 1 मिनट भी तसल्ली का बिताया होगा तो वो गलत नहीं कर सकता। देखिए कैसे नहीं कर सकता। अगर मैं कोई भी आज पाठ्यक्रम बढ़ाऊंगा, अगर मैं किसी को भी पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले किस पे होगा? सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा। अगर मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो करिकुलम भी कैसे होगा? फिजिकल एजुकेशन के बेस पे होगा। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है। उसके बाद में क्या है? इवेल्युएशन सेंटर, बात करेंगे बाद में। फिर है लर्नर सेंटर। अरे भाई, जब मैं विषय के केंद्रित बना चुका हूं तो तुम्हारे बच्चों को, या मतलब बच्चों को ध्यान में रख के ही तो मैं बढ़ाऊंगा कि बच्चा कैसा है, किस तरह से सीखेगा। आज 8 साल का बच्चा है तो उसके 8 साल का करिकुलम बनाऊंगा। जो 32 साल का बच्चा है तो 32 साल, मतलब जो जिस साल का है उसी के अनुसार तो बनाऊंगा। तो बिल्कुल आपके विद्यार्थी केंद्रित डिजाइन भी होगी। फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड बिल्कुल होगी। प्रॉब्लम सेंटर्ड क्यों होगी? अरे भाई, किसी को दिक्कत आ रही है सीखने में तो प्रॉब्लम सेंटर के अनुसार भी तो करिकुलम होना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी करिकुलम मॉडल नहीं बना जो ये कहता हो कि भाई क्या इवेल्युएशन, कि मुझे मूल्यांकन कैसे करना है, इसके आधार पे जाके, मतलब एंड प्रोसेस कैसा होगा उसके आधार पे अपन करिकुलम डिजाइन करें, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भाई अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सरल सा क्वेश्चन है। आइसोकाइनेटिक मेथड क्या होता है? आइसोकाइनेटिक मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें आइसो का मतलब क्या होता है भाई? आइसो का मतलब होता है समान, और काइनेटिक का मतलब क्या होता है भाई? काइनेटिक का मतलब होता है गति। ऐसा मेथड जिसमें क्या रहे? समान, गति समान रहे। अब एक बात बताओ, इसमें गति समान किस में रहेगी? तैराकी में, नौकायन में, स्विमिंग में, आदि में। तो ये मेथड किसका हो जाएगा भाई? 1 में 3 का। और 1 में 3 किधर है भाई? 1 में 3 पहले पे। आंसर तो निकल गया भाई, आंसर तो एक ही बार में आ गया। अरे है कि नहीं है? आंसर तो एक ही बार में आ गया। उसके बाद में अपन आगे और समझते हैं फार्टलेक मेथड क्या होता है। फार्टलेक मेथड ऐसा होता है जिसमें अपने कोई भी अपन क्या भी कर रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो प्री प्लान नहीं होती। आदमी बिल्कुल एकदम से उसको मिलता है कि नहीं मुझे तेज दौड़ना, फिर धीरे दौड़ना, फिर तेज दौड़ना। इस तरह की ट्रेनिंग को अपन क्या कहते हैं? फार्टलेक ट्रेनिंग कहते हैं। रिपीटेशन ट्रेनिंग 2 ही चीजों के लिए बहुत कारगर है। ये तो वैसे तो रिपीटेशन मेथड हर एक ट्रेनिंग कंपोनेंट के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, लेकिन एक स्पीड के लिए और एक आपकी इंड्योरेंस के लिए रिपीटेशन मेथड बहुत अच्छा रहता है। फिर ऐसी गतिविधि जिसमें तीव्रता कितनी रहे? 100 से ज्यादा, उसको क्या कहेंगे? डायनामिक, ऐसा अपन उसको कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला प्रश्न अपन देखते हैं। अपनी फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है कि जर्मन जिम्नास्टिक से कौन व्यक्ति संबंधित है? प्रिमिटिव जिम्नास्टिक से कौन व्यक्ति संबंधित है? स्वीडिश जिम्नास्टिक से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये भाई साहब ये तो जिम्नास्टिक का प्रकार है। ये जिम्नास्टिक का क्या है भाई? प्रकार है। ये क्या है? एक बुक है। और स्वीडिश जिम्नास्टिक क्या है? ये व्यक्ति है। उसके बाद में जर्मन जिम्नास्टिक क्या है? ये भी एक जिम्नास्टिक का एक फॉर्म है जिसको किसी ने प्रचलित किया है। आइए अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं पर हेनरिक लिंग कौन से देश से संबंधित है? सबको पता है, स्वीडन में फिजिकल एजुकेशन का पितामह, क्रमबद्ध एक्सरसाइज का पितामह, फॉर्म गिविंग एक्सरसाइज का पितामह। 4 तरह से मतलब जिम्नास्टिक को बांटा इसने, पेडागोजी, मिलिट्री, आपके मेडिकल और आपकी एस्थेटिक, इस तरह से बांटा। इसने एक बुक भी लिखी बहुत अच्छी, प्रिंसिपल करके उसने। तो ये जो व्यक्ति है इसका बहुत बड़ा योगदान है स्वीडन के इतिहास में। तो स्वीडिश जिम्नास्टिक किधर चल गई भाई? मैं सी को कहां मिला दूं? मैं सी को मिला देता हूं 1 पे। ओके। उसके बाद में जर्मन जिम्नास्टिक। अब जर्मनी से कौन कौन सा संबंधित है भाई? जो
आर्चिबाल्ड मैक्लेरन है, ये किससे संबंधित है भाई? यूके से। और नील्स बक किससे है भाई? डेनमार्क से। किससे संबंधित है भाई? डेनमार्क से। गर्ट्समर्ट्स, ये गर्ट्समर्ट्स है, क्या है भाई? गर्ट्समर्ट्स है। और ये किससे संबंधित है भाई? जर्मनी से। और ये क्या कह रहा है साफ साफ? जर्मन जिम्नास्टिक से कौन संबंधित है? गर्ट्समर्ट्स। गर्ट्समर्ट्स को ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक भी कहा जाता है, जर्मन जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं आगे। अब प्रिमिटिव जिम्नास्टिक, ऐसा कौन सा व्यक्ति है डेनमार्क का? डेनमार्क में अपने को 3 ही व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, फ्रेंच नेस्गोल, नील्स बक और कैप्टन मॉन्स्टर। ये तीनों किसकी हिस्ट्री से संबंधित है? डेनमार्क की हिस्ट्री से संबंधित है। फिर एक व्यक्ति का नाम आता है नील्स बक। नील्स बक ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए। एक तो इसने ओटेरूप नामक या ओलेरूप नामक स्थान पर ग्रामीणों में जनसमूह की भावना को विकसित करने के लिए एक विद्यालय खोला। एक इसने काम किया कि जिम्नास्टिक को 4 प्रकार इसने बताए, मौलिक, फंडामेंटल और आपका रिदमिक और प्रिमिटिव यानी प्राचीन। तो ये प्रिमिटिव जिम्नास्टिक किसने दी भाई? नील्स बक ने दी। उसके बाद में ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड थ्योरेटिकल, ये बात किसकी है भाई? आर्चिबाल्ड मैक्लेरन की, जो किससे संबंधित है? आपके इंग्लैंड से संबंधित है। इजी प्रश्न था। आगे चलते हैं भाई, 14वें प्रश्न पे अपन पहुंच चुके हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? इसकी लैंग्वेज को अपन बहुत, ये कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीजन खपत को बढ़ाने के लिए सबसे सीमित कारण कौन सा है जो अपने ऊपर, मतलब जिसको अपन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो सीमित है। अरे भाई, आप ओवरलोड अपने चाहे जितना ले सकते हो, ट्रेनिंग आप चाहे जितनी ले सकते हो, इन्वायरमेंट चाहे जो बदल सकते हो। आज मैं यहां नहीं करूं, अमेरिका जाके ट्रेनिंग करूं, लंदन जाके ट्रेनिंग करूं, ये सब मेरे हाथ में है। क्या मेरे हाथ में नहीं है? जेनेटिक्स। आंसर सीधा सीधा ये। अरे भाई, कौन सा सीमित है? कौन सा कारक सीमित है भाई? कौन सा कारक सीमित है? एक अनुवांशिक सीमित है जो अपन माता पिता से लेकर आते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और तुरंत अपन आज 25 क्वेश्चन करेंगे। तो तुरंत पहुंचते हैं भाई 25 क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके अस्तित्व में आरोही क्रम में जमाइए। ये क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री से, और ये क्या कह रहा है कि इनको जमाइए। सबसे पहले इसको जमाने से पहले अपन इंडिया की जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री को अपन समझते हैं। इसकी हिस्ट्री को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक एशियंट और एक मॉडर्न। इस मॉडर्न एशियंट हिस्ट्री में अपन 1947 से पहले पढ़ते हैं, और जबकि इसमें 1947 से बाद में पढ़ते हैं। अब इस जो 1947 से पहले का जो काल है, इसमें अपन 8 भागों में बांटकर उसको पढ़ते हैं। 8 भागों में बांटकर उसको फिजिकल एजुकेशन इतिहास को अपन पढ़ते हैं, जिसमें से पहला अपन सिंधु घाटी सभ्यता का काल पढ़ते हैं, जो आपके 3250 से 2500 ईस्वी पूर्व वाला है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं वैदिक काल 2500 से 1000 तक का, फिर महाकाव्य काल पढ़ते हैं 1000 से 600, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं 600 से 300, फिर नालंदा काल पढ़ते हैं। नालंदा काल के बाद में राजपूत काल, राजपूत काल के बाद में मुगल काल, और मुगल काल के बाद में ब्रिटिश का काल। ऐसा कहते हैं। मुगल काल कब तक चला भाई? मुगल काल चला आपके 1200 से 1747 तक। अब 1750 के बाद में कौन आ गए भाई? अंग्रेज आ गए, जो कब तक रहे? 1750 से 1947 तक वो रहे। कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं सीधी सीधी बात कि पहले पे कौन आएगा। सबसे पहली बात है कि भाई अपन ने जब सिंधु घाटी नहीं है तो पहला कौन आ जाएगा? वैदिक पीरियड, जो कितने से कितने रहा भाई? आपके 2500 से 1000 रहा। और वैदिक पीरियड को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक काल, या मतलब ये तो अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। खैर इतना डीप में अपने को नहीं जाना, उससे पहले ही अपने को पहला क्या हो जाएगा? डी। पहला सब में डी है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को और आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या पढ़ते हैं भाई? अगर जब अपना तीसरा था महाकाव्य काल, दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। तो इसके बाद में एक के बाद में क्या आएगा? ये एक इसमें दिया हुआ है भाई, एक में दिया हुआ है, आंसर अपना सीधा निकल गया। उसके बाद में सी, तीसरे काल में क्या है? बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड को ऐतिहासिक टाइम पे 5वीं से 4वीं शताब्दी के जो मध्य का जो टाइम है बीसा पूर्व का, उसको अपन बौद्धिस्ट पीरियड कहते हैं। तो ये किस में आ गया? 3 नंबर पे ये आ गया। चौथे नंबर पे क्या आएगा भाई? ब्रिटिश काल तो सबसे लास्ट में आना है, 5 में आना है ये। तो उससे पहले क्या आ जाएगा? राजपूत काल। राजपूत काल किससे है? 300 AD से लेकर आपका कब तक है भाई? 1200 तक। तराइन का युद्ध हुआ, अपन हारे, हारने के बाद में मुगलों का राज हुआ, तब तक ही अपना ये है। चलो अपन ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि सीखने में असमर्थ बच्चा कौन कौन सा है? भाई ऐसा बच्चा
जिसको सीखने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत तो चलो ठीक है, अब किस किस बच्चे को दिक्कत आएगी? सबसे पहले ऐसा बच्चा जो जनरली स्लो है। हाँ भाई, जो बच्चा स्लो है उसको दिक्कत आएगी, मैं मानता हूं उसमें, यस। स्पेसिफिकली स्लो, विशेष रूप से धीमा आदमी, उसको भी सीखने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। हाई इंटेलिजेंट को, अरे भाई उच्च बुद्धि वाले बच्चे को सीखने में दिक्कत आएगी नहीं, वो कुछ चीजें तो आपके बताने से पहले सीख के आ जाएगा, वो आपके साथ साथ सीख लेगा। उसके बाद में मेंटली रिटार्ड, अरे मंदबुद्धि बच्चे को दिक्कत आएगी। उसके बाद में क्या है, सोशली वेल एडजस्ट, अरे भाई जो व्यक्ति सोशली बहुत ज्यादा एडजस्ट है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी? वो जब समाज को पढ़ सकता है तो कुछ किसी चीज को सीखने में दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि सामाजिकरण सीखना भी एक अपने आप में एक टास्क है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में क्या है, अच्छा ये हो गया, ओके। तो इसमें क्या है भाई, ए बी और डी, ए बी डी किसमें, ओके भाई, इसमें ए बी डी नहीं है, ये क्वेश्चन क्या हो गया भाई, डिलीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन क्या हो गया भाई, डिलीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में रोसेंथेल द्वारा आंतरिक विविधता के लिए निम्न में से कौन सा खतरा पहचाना गया है? रोसेंथेल ने 1966 में इंटरनल वैलिडिटी के लिए किसको थ्रेड बताया है? अब जो भी रिसर्च पढ़ता है उसको पता होना चाहिए कि उसने, रोसेंथेल ने 1966 में मात्र और मात्र क्या दिया है, एक ही थ्रेड बताया है, जिसको, उस थ्रेड को स्पेसिफिकली रोसेंथेल इफेक्ट के नाम से भी जाने लगा है। सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि भाई ये आंतरिक विविधता और बाहरी विविधता क्या होती है। आंतरिक विविधता ऐसी चीज होती है कि जो कोई रिसर्च हो रही है वो होते होते समय क्या क्या चीज उसमें दिक्कत करती है। जैसे मैं कोई भी रिसर्च कर रहा हूं तो इंटरनली, जैसे कोई मेरा प्रोसेस है, मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, मेरा सब्जेक्ट है, किस में दिक्कत आ रही है, ऐसी चीज़ों में, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन पे मैं उसको जनरलाइज कर सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मेरा कोई सब्जेक्ट है और वो मैच्योरेशन हो गया, अगर जब मैंने बच्चों पर ट्रेनिंग, मैंने बच्चों को सैंपल लिया था, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, मेरा सैंपल इफेक्ट होगा, थ्रेड है, बिल्कुल है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर मैं जो चीज़ जांचना चाह रहा हूं वैसा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है ही नहीं, वो सही सटीक चीज जांच ही नहीं रहा, तो ये भी थ्रेड है, बिल्कुल है। उसके बाद में एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल है। आज कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती एक या दो टेस्ट देने के बाद में, तो ये प्रत्याशा है, जो प्रत्याशा है या जो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा अच्छा होने की, या जो प्रत्याशा है, ये भी बिल्कुल थ्रेड है। उसके बाद में क्या है, एक्सपेरिमेंटल मोर्टिलिटी, अगर मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूं, वो जिस पे मतलब मेरा जो सैंपल है उसकी अगर मृत्यु हो गई, ये भी इंटरनल वैलिडिटी है। तो ये तो सर चारों ही इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि रोसेंथेल ने मात्र और मात्र कितने थ्रेड दिए, एक। इसी वजह से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और रोसेंथेल इफेक्ट जाना जाता है एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि रोसेंथेल को लगता है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि ये सब दिख जाती है। अगर किसी की मैच्योरेशन हो रही है, दिख रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चल रहा, दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटल की मौत होगी, दिख रही, लेकिन ये एक्सपेक्टेंसी है, ये अंदर ही अंदर उस चीज को, उस परिणाम को प्रभावित करती है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब है प्रथम सूची, प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं, मिलान करते हैं। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन भाई तुम्हारी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। अब इस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से क्या कह रहा है कि भाई ऑडिट, अकाउंटिंग क्या होती है, लेखा जोखा अकाउंटिंग होती है। एसेट क्या होता है, जो तुम्हारे पास लाभदायक चीजें हैं, जो तुम्हारे पास जो सैलरी, मतलब ऐसा, मतलब धन जो आपके लिए पूंजी का काम कर रहा हो। फिर है बुक वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात करते हैं। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है देनदारियां, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो ऋण है, या फिर कोई ऐसी चीज जो दिन ब दिन उसके मार्केट में वैल्यू घटती जा रही है, ऐसी चीजों की लाइबिलिटी। अब बात करते हैं एक चीज की, अकाउंटिंग क्या है भाई, वित्तीय रिकॉर्ड रखना, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि, प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू ऑन। अब देखो ये तो होगी आपकी असेट, तो एक बी में क्या आ गया भाई, एक बी में, एक बी में, एक बी में, एक बी में, एक। आंसर तो अपना क्या आ गया भाई, एक को मिलाने के बाद में किस पे आ गया, इस पे। और अकाउंटिंग क्या होती है, वित्तीय की भैया रिकॉर्डिंग, मतलब आपके जो भी लेखा जोखा है उसको इंटरप्रेट करना ही क्या है, अकाउंटिंग होती है। अब
दूसरा चीज क्या है, बुक वैल्यू क्या है, किसी परिसंपत्तियों का मूल्य बैलेंस शीट पे जो अपन दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। और लाइबिलिटी क्या है, दूसरों के स्वामित्व वाली, ये खुद के स्वामित्व वाली है, ये दूसरों के स्वामित्व वाली जो देनदारियां होती है उनको क्या कहते हैं अपन, लाइबिलिटी कहते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। अपन ने अब तक 18 प्रश्न कर चुके हैं अपन, और आज अपन 25 क्वेश्चन को लेंगे, और इसी तरह अपन 4 क्लास में ये पूरे अपने जो दिसंबर वाला जो पेपर है वो पूरा हो जाएगा। बस आप बने रहिए। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, पेशियों की अतिवृद्धि अधिक शामिल है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्स मोर। क्या जो हाइपरट्रॉफी को समझते हैं, सबसे पहले हाइपरट्रॉफी क्या होती है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और ट्रॉफी का मतलब कोई भी चीज बढ़ना। अब ज्यादा क्या बढ़ रही है, पेशियों में हाइपरट्रॉफी हो रही है, इसका मतलब मसल साइज उसका बढ़ रहा है। मान गए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बढ़ रही है उसमें क्या क्या चीज बढ़ रही है, क्या क्या चीज शामिल है, उसकी बात अपन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल अपने मांसपेशी के अंदर रहता है, बिल्कुल मांसपेशी तंतु है, बढ़ेगा। हाँ भाई, छोटी छोटी चीज बढ़ेगी तभी तो बड़ी चीज बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, बिल्कुल ये मसल के जो तंतु है बिल्कुल बढ़ेंगे तभी मसल बढ़ेगी। सार्कोप्लाज्म बिल्कुल बढ़ेगा। टेंडन, टेंडन बोलते हैं जो मसल के दोनों सिरे जो किसको, मसल को बोन से जोड़ते हैं। अरे भाई ये नहीं बढ़ते, आज मेरी मसल है तो यहां से बढ़ेगी, यहां से, और इस जगह से नहीं बढ़ेगी, इस दोनों जगह क्या है, टेंडन है। उसके बाद में लिपिड, वसा बढ़ेगी क्या, नहीं। इसमें क्या बढ़ेगा भाई, ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है किसमें, मसल में। तो आंसर तो लगाया नहीं, ए बी सी। ए बी सी किसमें है भाई, ए बी सी। अरे आंसर बी आएगा क्या, ए बी और सी आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं भाई, अपन आगे चलते हैं। अब 20वां क्वेश्चन है जो हमको क्या कह रहा है उसको देखते हैं। जब किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो निम्नलिखित घटकों में दिक्कत आती है या कमी आती है। देखते हैं किस किस में कमी आती है भाई। मसल साइज में, अरे भाई बुढ़ापे में अपन ने अपने बुजुर्गों को देखा है, मसल साइज में कमी आती है ना सर, बिल्कुल आती है। बॉडी फैट परसेंटेज में, बॉडी फैट परसेंटेज में कमी आती है। किसी का मोटापा बढ़ भी जाता है, किसी का घट भी जाता है, इसको कह नहीं सकते, पूरा पूरा नहीं है। मसल स्ट्रेंथ घटती है, बिल्कुल घटती है। ब्लड प्रेशर, नहीं 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 सर, किसी का तो घटता है किसी का बढ़ता है, तो ये भी परफेक्ट नहीं, कमी नहीं आती। लैक ऑफ बॉडी फैट, बॉडी फैट में वसा का नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 चीजें कौन सी होगी अपने, ए सी और ई। ए सी किस में है भाई, अच्छा 3 में ए सी, क्या आंसर क्या अपना आ जाएगा, ए सी और ई। आगे चलते हैं। पिछला जो अपना क्वेश्चन था वो एजिंग वाले टॉपिक से था, और एजिंग के लिए मात्र 10-5 चीजें हैं वो अपने को देखनी होती है। आगे अपन चलते हैं। अच्छा 21वां क्वेश्चन है, आर एल होन्स 1975 के अनुसार आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव रीजनिंग का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रीजनिंग के 2 तर्क हैं या अपन 2 तरीके हैं, जिसको एक को बोलते हैं इंडक्टिव, एक को बोलते हैं डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले अपन छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं, इसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद कोई ना कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद में अपन उस पे उसके जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर जाके एक थ्योरी बनती है। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले उल्टे स्टार्ट करते हैं, थ्योरी अपन ने बना ली, फिर जाते हैं लास्ट में स्पेसिफिक पे या उस पे अपन जिस पे ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं ये बीमारी हो रही है, मेरे को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, फिर धीरे 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 जाके बीमारी बनाई कि भाई हाँ ये जाके ये पोलियो चल रहा है। और एक क्या है डिडक्टिव, पोलियो हो रहा है, अब लास्ट में ऑब्जर्वेशन का हाँ मुझे दिख रहा है। ये 2 अलग अलग तरह की अप्रोच है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, रेमिटेशन भी कहते हैं और ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया भाई आपके, सबसे पहले आ गया आपका सी। अगर सी सबसे पहले आया तो अपन
सबसे पहले अपन ने ऑब्जर्वेशन कर लिया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। भाई मैंने किसी व्यक्ति को देख लिया, अरे यार इसके बुखार आ रही है, इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, फिर मैं हाइपोथेसिस लगाऊंगा कि यार क्या कुछ हो सकता है। हाइपोथेसिस लगा ली। हाइपोथेसिस लगाने के बाद में ए लाइव टुगेदर, मैं सारी परिकल्पनाओं को एक जगह जोड़ूंगा, तभी तो कुछ कंक्लूजन पे जाऊंगा। तो तीसरी चीज क्या होगी भाई, ये पहले में क्या आ गया सी, दूसरे में क्या आ गया ए, तीसरे में क्या आ गया ई। आंसर तो अपना आ गया, आंसर तो अपना आ गया। उसके बाद में चौथी चीज क्या है, डी। हाँ मैं जनरलाइजेशन कर दूंगा और लास्ट में क्या दे दूंगा भाई, एक थ्योरी दे दूंगा। क्या दे दूंगा, एक थ्योरी दे दूंगा कि भाई ये भी जो भी ऑब्जर्वेशन आया था वो इसके कारण आया था। और कोई भी एग्जाम हो, डिडक्टिव और इंडक्टिव चीज तो अपने को पढ़ के जानी ही जानी है। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, और ये क्वेश्चन है आपकी थकावट से, लू से, आदि से। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक है हीट स्ट्रोक, जिसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं भाई। एक है हीट एग्जॉक्शन, ये क्या है, गर्मी से थकावट है। एक क्या है, हीट सिंकॉम्प, ये क्या है भाई, गर्मी से बेहोशी। और ये क्या है भाई, हीट क्रेम्स, और गर्मी से एटन। अब देखो चारों चीजें अपन समझते हैं। चारों ही चीजें गर्मी से होने वाली बीमारियां है। अब सबसे पहले लू, गर्मी से लगने वाली सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरी कंडीशन को क्या कहते हैं, लू या हीट स्ट्रोक। फिर उसके बाद में आता है हीट एग्जॉक्शन। हीट एग्जॉक्शन क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कोई भी आदमी गर्मी से थक जाता है, क्योंकि गर्मी होती है तो अपने पसीना निकलता है। पसीने में क्या होता है भाई, अपने शरीर से पानी का डिप्लोमेशन होता है, अपने नमक का होता है, तो पानी, शरीर और पानी की कमी हो जाती है तो अपन थके से हो जाते हैं, और अपन कि यार बहुत ज्यादा अपन थक गए, तो गर्मी से थकावट होगी। हीट सिंकोम क्या होता है, हीट सिंकोम होता है गर्मी से बेहोशी। जैसे मैं कहीं देर तक गर्मी में खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद में मुझे क्या है, गर्मी के कारण क्या हो जाएगी, बेहोशी हो जाएगी। आपने प्रार्थना में बच्चों को देखा होगा, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, पर हालांकि उसमें और भी एक प्रिंसिपल काम करता है। और दूसरा है हीट क्रेम्स, गर्मी के कारण जो अपने अकड़न हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हीट क्रेम्स। चलो एक एक मिलाते हैं भाई। सबसे पहले लू लगना, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या है, अच्छा पानी और नमक की कमी क्या होती है, थकावट होगी भाई, सीधी सी बात है। जनरल वीकनेस एंड हाइपोटेंशन, ओके। मसल्स स्पाज्म, ओके। उसके बाद में आपका लू लगना है क्या, तापमान जब आपके शरीर का 105 डिग्री जो फ़ारेनहाइट से उससे ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब समझते हो, ये 105 डिग्री अपने राजस्थान वालों को तो जैसलमेर इधर महसूस हो सकती है, जो लू के थपेड़े पड़ते हैं ना, बहुत खतरनाक। तो सबसे पहले अपन देखें तो एक में क्या हो गया भाई, 4, एक में 4, 2 में 1, उसके बाद में 3 में क्या आएगा भाई, 2 जो सामान्य बेहोशी है। उसके बाद में हीट क्रेम्स क्या है, 1 में 3, ओके भाई, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं अपन, अच्छा ये अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइप सेकंड एरर या टाइप 2 एरर इज डिटरमाइंड। देखो सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि जो एरर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं रिसर्च के अंदर। रिसर्च के अंदर ये अपने 2 प्रकार के एरर होते हैं। एक तो क्या होता है भाई, टाइप 1, और एक क्या होता है भाई, टाइप 2 एरर होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो 1 होगा उसको क्या कहेंगे भाई, अल्फा कहेंगे, और जो 2 रहेगा उसको क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अब ये जो टाइप 1 एरर है ये क्या है, टाइप 1 एरर ये है कि कोई चीज सही थी, मेरी रिसर्च की कोई भी मतलब हाइपोथेसिस सही थी, मैंने क्या कर दिया उसको गलत। इतनी दिक्कत नहीं भाई, सही चीज को गलत कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो ये होगी। टाइप सेकंड एरर क्या था, गलत चीज थी, गलत मेरी हाइपोथेसिस थी, उसको क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया। और ये भाई साहब बहुत बड़ा एरर है। गलत आदमी, सही आदमी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत आदमी को सही हो जाए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, टाइप सेकंड तो सीधे सीधे हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये क्या है भाई, टाइप फर्स्ट एरर या टाइप 1 एरर है। आगे चलते हैं भाई, अपन 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन अपने को क्या कहता है 24वें क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, कहीं समस्या दोहराए गए माप डिजाइन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिसमें निम्नलिखित शामिल है।
several problems adversely affect repeatedly measures design including the followings। ये कहना चाह रहा है कि रिसर्च पे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बहुत बुरा प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो क्या है भाई, और इनको भी क्या करना है, अच्छा शामिल करना है, मतलब कितनी चीजें, 3 चीजें अपने को इनमें से लेनी है। सबसे पहले कैरी ओवर इफेक्ट है, इंटरपर्सनल इफेक्ट है, फटीग है, अब फिर है अपना जो सेंसिटाइजेशन जो आपका संवेदीकरण होता है वो, और फैक्टोरियल इफेक्ट। ये 5 चीजें अपने पास है। सबसे पहले एक एक को करके, सबसे पहले कैरी ओवर इफेक्ट क्या होता है। अपन कहते हैं किसी भी चीज को कैरी करना, किसी भी चीज को कैरी करना, जैसे एक घटना हुई है और उस घटना का परिणाम दूसरी घटना को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे कैरी ओवर इफेक्ट क्या है, मुझे तुम दौड़ाओ और उस दौड़ाने के बाद में मुझे एक बार मैं दौड़ने के बाद जब मैं दूसरी बार दौड़ूंगा तो मैं कुछ ना कुछ यहां से परिणाम का कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट है, उसको क्या कहते हैं, कैरी ओवर इफेक्ट। और ये भाई प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्या, बिल्कुल डालता है। अरे भाई मुझे बिल्कुल अनभिज्ञ लोगों से ट्रेनिंग करनी थी, अनभिज्ञ लोगों की रिसर्च का वो देखना था, अब धीरे धीरे तो खुद ही सीख रहा है, दिक्कत करेगा। इंटरपर्सनल इफेक्ट क्या होता है, इंटरपर्सनल इफेक्ट ये होता है कि वे तरीके जिनसे एक व्यक्ति एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य या दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो इंटरपर्सनल जो चीजें होती है, जैसे अपने सैंपल्स हैं और सैंपल्स के बीच में भी होता है ना कि होल्ड है कि नहीं, मुझे इससे बेस्ट करना है, उनको नहीं पता कर अपन रिसर्च के पार्ट हैं। तो इसी तरह से अब ये भी अपन किसको मानेंगे भाई, इंटरपर्सनल को भी इसमें मानते। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, फटीग। अगर अपन कोई भी रिसर्च डिजाइन लेते हैं और उसमें अपने जो सैंपल है और सैंपल को थकान है, तो थकान उस अपनी डिजाइन पे बहुत बुरा। अगर जैसे मैं हूं, सुबह बिल्कुल एक्टिव हूं और मैंने कोई भी टेस्ट वगैरह दिया तो मैं बिल्कुल डाटा आएगा एक्यूरेट, लेकिन शाम को मैं थकान है, उसमें डाटा पे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन संवेदीकरण या फैक्टोरियल इफेक्ट में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो अपन क्या कह सकते हैं, ए, बी और सी, और ए, बी, सी अपन ने पहले ही इसको आंसर को लगा दिया है। तो ये 24वां क्वेश्चन था। और आज का अपन एक और लास्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। व्यायाम के दौरान प्रशिक्षित एथलीट में हृदय उत्पादन की अधिकतम क्षमता 40 से 60% तक बढ़ सकती है। ओके, ड्यूरिंग एक्सरसाइज अप टू 40 to 60% ऑफ मैक्सिमल कैपेसिटी ऑफ कार्डियक आउटपुट इन ट्रेंड एथलीट में बी इंक्रीज अप टू। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई कोई बहुत अच्छे लेवल का खिलाड़ी है और उसकी जो कार्डियक आउटपुट है, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप करने की जो क्षमता है वो कितनी बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, एक धड़कन में 70 ml वो करता है और उसकी नॉर्मल भी कितनी है, 70। तो 1 मिनट में उसका जो पंप करने की क्षमता है वो कितनी पहुंच जाएगी भाई, कम से कम 4800 ml। मतलब ये कह सकते हैं कितने लीटर भाई ये होगी 5 लीटर के आसपास हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कोई भी हृदय की अधिकतम उत्पादन की जो कार्डियक आउटपुट की क्या है, सीमा क्या हो सकती है। ये समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन एक VO2 मैक्स अपन कैलकुलेट करते हैं, या फिर अपन अपनी हार्ट रेट को, मैक्सिमम हार्ट रेट को आपने की जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूला से, 220 माइनस एज। सपोज दैट इनमें से बेस्ट एथलीट कौन सा होगा, जो यूथ कैटेगरी से अडल्ट में जाएगा। यूथ कैटेगरी कितनी होती है भाई 14 से 18, इसका मतलब वो 18 या 18 से 20 या 24 तक का बेस्ट एथलीट जिसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जैसे 220 माइनस एज करेंगे, किसी की 220 माइनस एज है, कोई 20 साल का एथलीट है तो ये 20 माइनस कितने किया 200, तो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी हो सकती है 200। अब भाई जिसकी मैक्सिमम हार्ट रेट ही अगर 200 है, तो अगर वो एक धड़कन में 200 ml रक्त पंप कर रहा है,
एक धड़कन में कितना ब्लड पंप कर रहा है 200, और उसकी कितनी धड़कन हो रही है, जब वो बहुत ट्रेंड है तो धड़कन भी कितनी हो जाएगी 200। अब जब 200 इंटू 200 करेंगे तो भाई ये क्या आ गया भाई, ये 40,000 ml, और इस 40,000 ml को क्या कहेंगे भाई, 40 लीटर अपन कहेंगे। अगर कोई एथलीट, अगर मैं कहूं किसी एथलीट की मैक्सिमम हार्ट रेट 195 है तो वो कितना हो जाएगा भाई, उसकी कितनी हो जाएगी, टोटल करने पे ये 38 लीटर के आसपास आएगी। सपोज दैट कोई एथलीट 190 हार्ट रेट पे है तो उसके कितनी आ जाएगी भाई, ये लगभग 36 लीटर के आसपास ये आ जाएगी। लेकिन अपन ये मानते हैं 40 लीटर सबसे वो है। अब ये 40 लीटर, इससे ज्यादा अपने नहीं बढ़ सकती, और वैसे तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे 100 लीटर ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। जो 10-15 लीटर है ये छोटी मोटी एक्सरसाइज के बाद में भी प्राप्त की जा सकती है। आज अपन ने इस पेपर के 25 क्वेश्चन को डिटेल में अपन ने देखा है, और किस तरह से यूजीसी नेट के पेपर को भी आसान बना सकते हैं इस चीज को भी देखा है। और आगे भी अपन इसी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे पेपर में, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर ऐसा है जो आपके दिमाग को बिल्कुल 360 सोचने पे मजबूर करता है कि ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से, मतलब इन कॉन्सेप्ट को देखकर जब भी कोई आपका टीजीटी, पीजीटी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के जो एग्जाम है वो आराम से निकाले जा सकते हैं। और ऑलमोस्ट आजकल सभी लोग क्या करते हैं, एमपीएड वगैरह तो करते हैं, तो उनके लिए नेट एक माध्यम है हायर एजुकेशन में जाने का। तो सभी आप लोग सभी बस बने रहिए, और अपन ऐसे ही डेली एक वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।